थैंक यू सो मच दी हमारी लाइफ में आने के लिए। आज की डेट में मेरा ऐसा कोई दोस्त या करीबी नहीं जिसके साथ हम बात शेयर कर पाएँ। आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है दोनों चैनल से। लाइफ के 10 साल मैंने ऐसे ही बिता दिए दुखी होते होते, पर अब रीस्टार्ट करूँगी, अच्छे से जीऊँगी। अगेन थैंक यू सो मच दी। वेलकम। अगर मेरी मेहनत किसी के काम आ रही है और आपके इस तरीके का जब फीडबैक मिलता है तो लगता है कि सारी मेहनत, सारी बिज़ीनेस, सारा ओवरटाइम वर्थ है। तो यहाँ पर हमारी बहनों से समझिए बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। जैसे मैं आपके पास पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने भी पहले थैंक यू भेजा है और उसके बाद दी मेरे भाई की शादी को 4-5 महीने हो गए हैं। भाभी अच्छे से बात नहीं करती, मेरा बॉन्ड उनके साथ ना के बराबर है। भाभी जॉब पे जाती हैं तो घर का सारा काम मेरी माँ करती है। मम्मी और पापा के लिए मैं मैके जाती हूँ और रहती हूँ, पर भाभी पूछती तक नहीं। भाभी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता है। भाई फाइनेंशियली हेल्प भी शादी से पहले बहुत बार किया है। मुझे भाभी से बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए या वक्त पे छोड़ना चाहिए? हो सके तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मम्मी पापा के बाद भाई ही मेरा मैका है, ऐसा मैं हमेशा बोलती हैं। तो प्लीज़ आंसर दी, थैंक यू इन एडवांस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और इस वाले में फ़िलहाल 125 कमेंट हैं। देखते हैं उनमें से कितने क्वेश्चन हैं और कितने सिर्फ फीडबैक हैं। तो उनके जवाब देने के लिए फटाफट से चलो आओ बहन बातें करें। अब ये जो भाभी वाला क्वेश्चन था, इसमें मेरी राय में आपको वक्त पे छोड़ देना चाहिए। उनके साथ खींचातानी रिश्ते में मत कीजिए जल्दी से बॉन्ड बनाने के चक्कर में। कई बार बॉन्ड टूट जाता है। जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि 4-5 मंथ बहुत कम टाइम होता है किसी को जज करने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है वो भी अभी अपनी नई लाइफ में एडजस्ट हो रही हैं और वो भी एग्जैक्टली कुछ समझ ही ना पा रही हो कि हो क्या रहा है। तो अभी कम से कम एक्सपेक्टेशन रखते हुए, कम से कम रिस्पॉन्स और रिएक्शन देते हुए चीज़ों को नॉर्मल और सावधानी से करके चलिए, ताकि अभी शुरुआत में कोई भी चीज़ खींचातानी में गड़बड़ ना हो जाए। टेक्निकली राइट होके चलिए हर चीज़ के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये है, अभी एक साथ जज करना गलत है। हो सकता है आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी क्या है क्या नहीं है वो कुछ और निकले और आप कुछ और समझ रही हो। नेक्स्ट यदि मैंने पहले भी कमेंट किया था, मेरे 2 बच्चे हैं, 10th और 6th में होंगे। अब की बार वो पहले पढ़ाई में कमज़ोर होने लगे हैं, 10th वाला ज़्यादा। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। एमए बीएड सीटेट क्लियर है, बट सैलरी 7-8 हज़ार है। मुझे टाइम नहीं मिलता उनकी पूरी तरह से। क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? अगर आपकी सैलरी के बिना आपका घर ईज़िली चल सकता है, तो अगर आपको लगता है आप घर में रह के बेहतर पढ़ा सकते हैं और आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके घर में रहने के बावजूद भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मत छोड़िए, क्योंकि आपके पास 7-8 हज़ार की है इसलिए आप सोच रहे हो। जिनकी 70-80 हज़ार की है वो नहीं छोड़ सकते। तो होता तो उनके साथ भी है। रही बात ये कि बच्चा कमज़ोर हो रहा है तो हम हर माँ उसको पढ़ा नहीं सकती। कोचिंग होते हैं, ट्यूशन होते हैं। आप बजाय पूरी नौकरी छोड़ने के ये कर सकती हैं कि दिन का आधा घंटा उसको एक्स्ट्रा दे लें, बात करें उससे, उसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और हो सके तो किसी एक्सपर्ट के यहाँ कोचिंग लगवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है, वरना जॉब छोड़ने का ऑप्शन तो है ही आपके पास, लेकिन दोबारा रीस्टार्ट करना आप जानते हो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है मैम, हमारे घर में कुत्ता पाला हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर इतना गंदा करता है। सो ये इतना आप फिर भी ससुर बोलते हैं, बाल साफ़ नहीं किए, काफ़ी कुछ साफ़ करने के बाद भी। कुत्ते को सोफे से, और पति भी उनकी तरफ बोलते हैं। उस कुत्ते को कुछ ज़्यादा ही भगवान बना रखा है, इतना खर्चा करते हैं उस पर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप ये कर सकती हो कि भैया जिसने पाला है उसका जो कार्यक्रम है सारा समेटने का भी वही करे। मेरी जान को काम बहुत है। आप एक बार 2 टूक मना कर दो कि मुझे ना ये पसंद, ना मुझे इसमें दिलचस्पी। तो इससे रिलेटेड काम भी जो इसको पाल रहा है उसी की है। मुझ पे इंसानों की ज़िम्मेदारी बहुत है, मुझ पे ये मत थोपो। एक बार मना कर दो और उसके बाद अपने डिसीजन पे लगे रहो कि भैया नहीं करना। तो अपने आप जो पाल रहा है वो खुद करेगा। पाल खुद रहे हैं, बाल को आपके लिए उलाने क्यों दे रहे हैं भाई? ठीक है ना। आपने एक बार नॉर्मल सफाई कर दी, अब उसके बाद वो फैला रहा है, तो जो फैलवा रहा है वो जाने, आप नहीं जानते। एक बार कह लो, सुखी हो जाएगा जीवन। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने आपको एपिसोड 47 में भी कमेंट किया था, पर अब तो वो रीड नहीं होंगे इसलिए दोबारा कमेंट कर रही हूँ। थैंक यू। अब है कि मेरे ससुराल वाले बहुत ख़राब हैं। ससुराल वालों से तंग आकर मेरी देवरानी ने देवर से डिवोर्स ले लिया। मैम, ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं। मेरी सासू माँ हैं जो वो कहती हैं घर पे वैसा ही होता है। मैं सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करती हूँ, बट मेरी सासू माँ लोगों के घर जाकर मेरी बुराई करती फिरती हैं। मैम, मैंने एमए बीएड और साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है। मेरी बेटी अभी 2 साल की है।
मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती, बट मैं ससुराल वालों की बातों से मेंटली बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को सब पता है उनके बारे में, बट वो बोलते हैं मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, हस्बैंड कुछ नहीं बोलते। तभी तो सास ससुर के साथ देवर भी रौब दिखाता फिरता है। वो मेरे से छोटा है फिर भी उल्टा सीधा बोलता है, मैम प्लीज़ रिप्लाई। क्या मेरे हस्बैंड को मेरी साइड से बोलना नहीं चाहिए? देखो बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपके हस्बैंड नहीं बोलते, तब आपकी ज़िम्मेदारी है अपना मेंटल पीस और आत्मसम्मान दोनों की रक्षा करने के लिए आपको बोलना चाहिए। जब आपके हस्बैंड अपने माँ बाप को कुछ नहीं बोल रहे, तो अगर वो पलट के आपको बोलते हैं कि तूने यूँ क्यों कहा, तो आपके पास भी वही जवाब है कि आप उन्हें कुछ नहीं बोल रहे तो प्लीज़ मेरे को भी कुछ मत बोलो। आप तो मेरे आत्मसम्मान की या मेरी मेंटल पीस की रक्षा कर नहीं रहे, कुछ तो मैं करूँगी ना। तो या तो आप स्टैंड लो, आप नहीं ले रहे तो एटलीस्ट मुझे मत रोको। उनको यहाँ कह के ये शांत कर दो। और रही बात देवर की, उल्टा सीधा बोले, उसके लिए तो आपके पास सीधा डायलॉग है कि भाई तेरी तो चली गई तुझे छोड़ के इन्हीं हरकतों की वजह से, मैं रुकी हुई हूँ तो तू मेरे को रौब दिखा ले, उसे तो तेरे पे दिखाया गया नहीं। सीधी बात है, आपसे छोटा है क्यों बोल रहा है फालतू? जब बदतमीजी कोई सामने से करे तो आपको फिर उसके लिए बदतमीजी से जवाब देना आना चाहिए, नहीं तो उसको लेते रहना पड़ेगा आपको बदतमीजी को। और रही बात सास ससुर की कि सारा काम करने के बाद भी घर जा जा के बुराई करती फिरती हैं, उसको मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ कि ध्यान मत दो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। झूठी सच्ची अफवाह 2 4 6 महीने उड़ेगी, लेकिन जब आप एक्चुअली सारा काम कर रही हैं, जिनसे कर रही होंगी, उन्हें नहीं दिखता कि ये यहाँ पे आके सारा दिन यहाँ पे बातें चकरती है। अब बहू घर का काम करती नहीं तो बहू का काम क्या, घर का जो सारा होता है वो जिन्न करके जाता है कोई? ऑब्वियसली उन्हें दिखता होगा ना कि ये तो घूम रही है चारों तरफ, तो घर जो मेंटेन हो रहा है वो बहू ही कर रही है, तो वो खुद पागल दिख रही होंगी जिनके पास जाके बुराई कर रही हैं। और अगर फिर भी कोई उनकी बात का यकीन कर रहा है, तो वो उनका खुद मानसिक स्तर सोच लो कैसा है। तो ऐसे लोगों से टैग लेने के लिए आप क्यों परेशान हो रही हो? आप अपना काम करो जो आप कर रही हो एक्चुअल में, और अपना बच्चा जब आपका बड़ा हो जाए तो इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, देन आप जॉब के लिए ट्राई करो। तो सारी चीज़ें वन बाय वन हैंडल करो, एक बार कस के जब रिस्पॉन्स मिल जाता है ना वापस, तो सब ठीक हो जाता है। जो सुनता रहता है उसे सुनाते रहते हैं, ये नियम है। नेक्स्ट है मेरे हस्बैंड, 2 भाई हैं, मेरी सासू माँ बहुत पक्षपात करती हैं, सामने आ जाएँ मेरे पति तो बात कर लेती हैं, फ़ोन कभी नहीं करती। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं, बट कभी कभी तो घर जाने का मन करता है। वो लोग कभी नहीं बोलते घर आओ, उनके लगाओ ना ध्यान से, सारा जेठ जेठानी की तरफ है। साथ में वो चाहती हैं कि सारी प्रॉपर्टी जेठ को दी जाए, अगर खुद का हिस्सा मांगो तो कलेश ससुर भी डर करते हैं, उनसे किसी को नहीं मानते घर में मेरी सासू माँ में। नेक्स्ट की 2 लाइन समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ में आया कि पक्षपात हो रहा है और सास ससुर जेठ जेठानी की तरफ झुक रहे हैं। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो जिधर झुक रहे हैं ना वो उधर ही झुके रहेंगे, आपको उठाने से उठेंगे नहीं। तो आपको जो अपना पलड़ा मजबूत करना है ना, वो अपनी मेहनत के पैसों से कर लो। सोच लो कि वहाँ से कुछ नहीं मिलना, अगर मिल जाए तो लॉटरी, वरना आप अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि नहीं मिलना। और टेक्निकली आप उन्हें फोर्स कर भी नहीं सकते, ठीक है? तो अब इस उम्मीद में मत रहो कि अब तक नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। जितनी जल्दी ये भ्रम टूट जाएगा, आप उतनी जल्दी ट्रैक पे आ जाएगी आपकी लाइफ। नेक्स्ट है नाइस एंड हेल्पफुल वीडियो ऑलवेज दी। मुझे ये पूछना था कि मेरी ससुराल में सबके साथ सब कुछ करती हूँ, बट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इतना अच्छा। नंदे हैं जॉब में है, लेकिन एक लोग पढ़ रही है, पर मैं सबको शॉपिंग कराती हूँ। सासू माँ हमेशा कहती हैं भाभी का फ़र्ज़ होता है, मैं जॉब में हूँ तो कर देती हूँ, सब घर का भी करती हूँ, बट दी उन लोगों को जब कुछ लेना होता है तो बहुत सही बनती हैं, फिर वही रवैया। नंद भी बड़ी हैं, बट कभी भी ये नहीं होता कि बच्चा छोटा है, मैं जॉब करके आई हूँ तो इतनी ठंड है, कभी 1 कप चाय बना दें, या मशीन में कपड़े लगाकर जॉब पर चली गई तो मेरे कपड़े मशीन से निकाल कर अपने लगा लेती हैं और मेरे वहीं पड़े रहते हैं, बताती भी नहीं। अब होली आ रही है, मेरा मन तो करता है मैं उन लोगों के लिए, त्योहार है, गिफ्ट लूँ। हर त्योहार में सब मैं लेती हूँ, बट मेरी शादी को 4 साल हो गए, मुझे ना कभी किसी ने कोई गिफ्ट दिया किसी त्योहार में, कभी भी किसी भी एक एनिवर्सरी को छोड़ के। और उनके यहाँ बर्थडे हो चुका हो तो भी अगर मुझे 1 मंथ बाद भी जाना हो तो सासू माँ कहती हैं गिफ्ट ले लो। बर्थडे था पर मेरे लिए कभी नहीं कहती। 3 नंदों में अकेली भाभी हूँ, क्या करूँ, कुछ लूँ या नहीं? क्योंकि मैं लेती हूँ अपने बजट में, अच्छे ही लाती हूँ, पर वो लोग बदल कर और लेते हैं, तो दो सब ठीक ठाक, नहीं दो फिर मैं बुरी बहू। मैं सबके साथ बनाकर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी का मुँह ना बने, सब खुश रहें। पर दी सबके रवैये से मुझे हेडेक और स्ट्रेस रहता है, मैं क्या करूँ? आप जो कर रही हो ना, आपको लग रहा है कि पैसे से, गिफ्ट से आप करती रहोगी तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली वो आपकी सैलरी, आपके पैसे से अपना फ़ायदा और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
आप आज कर रही हो, 2 साल और कर लो, 10 साल और कर लो, 20 साल और कर लो। जिस दिन आपको लगेगा ना कि मैं नहीं कर रही, मेरा अंदर से मन नहीं है, या इन लोगों के बर्ताव ऐसा नहीं है कि करने का मन कर रहा है, बहुत हुआ अब मैं नहीं कर रही, आप आज से 20 साल बाद भी बना करोगी ना, एक चुटकी में आपको वो अलग करके खड़ा कर देंगे और फिर वही टैग आएगा कि बहू बुरी है। तो सोच समझ के डिसीजन लो। जो रिश्ते पैसों के दम पे टिके हो ना, कि पैसा नहीं तो रिश्ते नहीं, ऐसे रिश्ते कुछ नहीं काम के आते, वो आपके सुख दुख में कभी काम भी नहीं आने के। तो अगर आपको यहाँ बना के रखना है, तो एक बार ना पैसे से हाथ खींच के रखो, बर्ताव वैसे अच्छा रखो। सासू माँ जब कहें कि वहाँ पे लेके जाना, तो आप सीधे कह सकते हो कि मेरा भी तो बर्थडे पड़ा था, एंड मौके पे जाते पार्टी होती तो ठीक था, मेरा भी तो बर्थडे पड़ा था, वो भी तो नहीं लाई, छोड़ो मैं नहीं ले जा रही, एक बार मना कर दो। क्या करेंगी? थोड़ा मुंह बनाएंगी, बनने दो, उनका मुंह है, बनाए चाहे बिगाड़े। लेकिन ये कोई समझदारी है नहीं मेरी नज़र में, कि रिश्तों को पैसे दे दे के आप एक तरीके से उनका मेंटेनेंस चार्ज भर रहे हो, और उसके बाद भी उसकी वैलिडिटी कुछ दिन की है, वो फिर कुछ दिन बाद वापस अपने ट्रैक पे आ रहे हैं। तो बेकार है ऐसे इंसानों के साथ करना पैसे से। नेक्स्ट है दी, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, बट हस्बैंड करने नहीं देते, ताना मारते हैं, हर चीज़ के लिए खर्चा नहीं देते, 2 टाइम का खाने के लिए ताना मिलता है, खुद से अपना और बेटी का खर्चा चाहती हूँ, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करते, तब भी बोलते हैं तूने किया क्या, सब तेरी वजह से सब हो रहा है। मेरे 5 साल की बेटी है, कहीं बाहर नहीं जा सकते काम के लिए, मेरे हस्बैंड खुद अकाउंटेंट है, पढ़े लिखे हैं, नशा करते हैं, सारा पैसा उसमें जाता है, लेडीज़ों से बात करते हैं, हर किसी से, अब तो मैंने बोलना बंद कर दिया है, कोई रोक टोक नहीं करती, प्लीज़ हेल्प दी, क्या करूं? भैया निकलो अपने लिए कमाने के लिए, ऐसा आदमी आपको बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ेगा, ना आप काम कर पाओगी ना कमा पाओगी। स्टिचिंग आती है, करते हो, घर से करनी शुरू करो, बाहर नहीं कर सकते, अपना व्हाट्सएप वगैरह पर प्रचार करो कि हाँ मैं सिलती हूँ, और किसी भी रूप में अपनी अर्निंग शुरू करो। नहीं करने देते, क्यों नहीं करने देते, सीधे बोलो कि तुम दे नहीं रहे, जीना मेरा हराम कर रखा है, खाना खा रही हूँ उसके लिए भी ताने दे रहे हो, तो अब मैं कमाऊंगी, नहीं तो जो मैं घर में काम कर रही हूँ ना मुझे उसकी पेमेंट दो। कलेश होगा, सीधे नहीं होने की ये काम, लेकिन नहीं करोगे, कब तक नहीं करोगे, जो आप कंडीशन में जी रहे हो ना, ये जीने लायक कंडीशन होती नहीं है, तो आप अपने आप को खो बैठोगे इस चक्कर में कि घर में कलेश ना हो, और फाइनली हो तो रही है, अब दूसरी औरतों तक से बात कर रहे हैं, इससे बुरा क्या ही हो जाएगा। सिंपल। तो पैसे कमाना शुरू करो, अभी से सोचना शुरू करो कि भैया करना है काम, इनके चक्कर में तो तुम रह जाओगी ऐसे ही। नेक्स्ट है, मेरे मैके में मेरे मम्मी पापा, 2 भाई 1 बहन है, मम्मी नहीं नानी के घर रहती हैं, मेरी मदर डिवोर्सी हैं, और मेरे फादर अब जो हैं वो स्टेप हैं, मेरी मम्मी के दूसरे हस्बैंड। फिलहाल मेरी मम्मी बीच वाले मामा के साथ उन्हीं के घर रह रही हैं, और पापा अलग रेंट पर हैं। प्रॉब्लम मेरी बहन से रिलेटेड है, मेरी बहन 22 साल की है, उसका लास्ट 2 सालों में किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, लड़का उधर अदर कास्ट का है, सेम सिटी में है। घर में 2024 तक उसके अफेयर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इसी साल मकर संक्रांति पर मेरे मामा ने खिचड़ी का भंडारा किया था, तो वो लड़का वहाँ खाना खाने आया, मेरी बहन और उस लड़के के बीच में किसी बात पर कहासुनी चल रही होगी, तो उस लड़के ने अपना दोने फोड़ दिया होगा 4-5 दिन पहले, मेरी बहन उससे 4-5 दिन से बात नहीं कर रही, फ़ोन फोड़ दिया होगा शायद दोने फोड़ दिया नहीं होगा। खिचड़ी खाने गली में आया, कल्पना काल्पनिक नाम है मतलब उसका, उसको देख के उससे बात करने चली गई, तभी मेरी सबसे छोटे भाई ने कल्पना और उस लड़के को देख लिया, फिर तभी घर में सबको उसने बता दिया, और घर में जैसे ही इस बारे में पता चला तो सबसे पहले कल्पना ने उसका फ़ोन ले लिया। मम्मी ने उससे जब पूछताछ करी तो उसने सब बता दिया कि कब से चल रहा है, उस लड़के के बारे में सब बता दिया। मेरी बहन 5-6 महीने पहले मुझे बता चुकी थी, फिर उसने मुझे घर में बताने को मना किया, तो मैंने आपसे भी पूछा था तो आपने भी मना किया था, इसलिए उस टाइम मैंने घर पे नहीं बताया, और कल्पना ने बोला मैं दीदी को तो पहले से ही सब पता है, बस फिर क्या, मुझ पर सब इतने बरस गए, मुझे भी डांट पड़ी, मैंने क्यों नहीं बताया तभी। अब दिक्कत यह है कि घर में कोई राजी नहीं इस शादी को, और कल्पना जिद कर रही है शादी उसी से करेगी, मेरे बीच वाले मामा ने उसको मारा भी, फिर बाद में उससे पूछताछ हुई तो कल्पना ने सब सच बता दिया, उसका उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन भी रह चुका है कई बार, सब कुछ हो गया। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि उधर से उस लड़के के फैमिली वालों ने हमारी ही सिटी के विधायक के पास जाके कंप्लेंट कर दी है कि लड़की राजी है, लेकिन उसके मामा मम्मी और पापा राजी नहीं है। मेरे घर वाले इसलिए भी राजी नहीं है क्योंकि उस लड़के का काम अच्छा नहीं है, वो बस 10वीं पास है और उसका घर भी छोटा है, प्लस अदर कास्ट, सेम सिटी, एंड मेरे मामा सभासद रह चुके हैं, इसलिए उनकी बहुत रेपुटेशन है,
बहुत बड़े बड़े लोगों में उनका बैठना उठना है, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब इस शादी के खिलाफ हो रहे हैं। मेरी मम्मी जब भी बात करती हैं वो रो जाती हैं फ़ोन पे, कल्पना को अदर पर्सन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं सब, पर वो मना कर रही है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का इंस्टा पे मुझे फॉलो करता है, तो वो मुझे मैसेज कर करके परेशान कर रखा है, दीदी आप प्लीज़ मेरी शादी करवा दो प्लीज़ दीदी। और वो नानी से मिलने भी आया था शादी के लिए, तो नानी के सामने बहुत रो रो के हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी शादी करवा दो कल्पना से, उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसको खुश रखूंगा बहुत, पर हम लोगों का, हाँ मैं थक गई, कितनी लंबी कहानी है। खो गया कहाँ है ये, हम लोगों का कहाँ गया। उसके बिना नहीं रह सकता, उसको खुश रखूंगा, पर हम लोगों में जान जान से मरना मंजूर है, पर अलग जाति में शादी नहीं। मेरी नानी बता रही थी कि बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मैम वो लड़का मुझे भी आए दिन मैसेज कर करके रिक्वेस्ट करता है, अब मैं कैसे शादी करा दूं, मेरी बहन ही तो है, बेटी थोड़ी है। मेरे घर में बीच वाला मामा जो मेंबर रह चुके हैं उनके बोल वाला है, मेरी मम्मी की हर अच्छी बुरी हालत में आज तक उन्होंने साथ दिया है, इसलिए मम्मी भी खिलाफ नहीं जा सकती अपने भाई के। मेरी मम्मी बहन को बोलती हैं अगर उसे शादी कर ली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। 14 जनवरी से अब तक घर का माहौल बहुत बेकार हो रखा है, अब क्या कहना चाहिए। वो इस समस्या में प्लीज़ कोई सलाह ज़रूर देना और ये बताना कि मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में, आपकी सलाह मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी। हे भगवान, कितना लंबा कमेंट। लेकिन जवाब सिर्फ इतना है कि देखो जी, जब तक आपके तक बात थी तब तक तो आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब अब आपके बात से हट गई है ना, तो आपकी मम्मी, आपके मामा, आपकी बहन और वो लड़का, भाई वो लड़का वहाँ से विधायक की सोर्स लगवा रहा है, यहाँ वो सभासद है, तो ये अब उन लोगों के बीच की बात है, आपके करने जैसा इसमें कुछ रहा नहीं। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, ब्लॉक कर दो, आधा सेकंड लगता है, ख़त्म हो जाएगा। सीधे बात करनी है सीधे कह दो कि भैया मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैंने कहा और शादी हो गई, तो तुम मेरा तो दिमाग चाट मत, ठीक है ना। जिसका दिमाग चाटना उसका चाट, जो अपनी होने वाली सास का या मम्मी या ससुर को जाके पकड़, मेरा कुछ नहीं है रोल इसमें, ठीक है। तो आप हो जाओ इससे साइड, आपका इसमें सच में कोई रोल है नहीं। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में प्लीज़ चर्चा करें। देखो जी, ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी है, आपको उसके बीच में रह के ऐसे रहना है जैसे पानी में तेल की रह भी रहा है और मिक्स नहीं हो रहा। अपना काम आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक। अपनी तरफ से काट किसी से रखो मत, राम राम दुआ सलाम सबसे रखो, झूठ मत बोलो। और ऐसे में जब पॉलिटिक्स चल रही हो ना, सबसे ज़्यादा जुबान पे अपनी कंट्रोल रखना है। कोई भी बात किसी के भी बारे में जब तक वो पूरी तरीके से सच, ऑथेंटिक और ज़रूरी ना हो तब तक मत करो, क्योंकि पता नहीं कौन आपकी किस बात का कैसे मतलब निकालेगा। और निसंदेह ऐसी स्थिति में काम करना बहुत मुश्किल होता है, जितना जल्दी हो सके ट्रांसफ़र ले लो। अगला है कि जी 2-3 साल ससुराल में रह लूँ तो सपने पूरे हो जाएंगे, जैसे कि घर हुआ, एक प्लॉट भी ले सकते हैं, पर यहाँ ससुराल में बहुत काम करवाते हैं। अभी की भी बहुत याद आती है, कोई पास नहीं जिससे कुछ कह सकूँ, बस दिन भर खाना बनाओ काम करो, ना कहीं आना ना जाना, मोबाइल देखती हूँ तो भी सुनाते हैं। ससुराल में कैसे खुश रह सकते हैं दी, प्लीज़ ये बता दो। कानों में ना सुनने की टैलेंट डेवलप कर लो, तो ससुराल में आप खुश रह सकते हो। आँखों से आपको दिखाई ना दे कि किसका मूड खराब हो रहा है और मुँह फूल रहा है। कानों से आपको सुनाई ना दे कि कौन आपके लिए क्या-क्या उल्टा बोल रहा है। ऐसा टैलेंट अगर डेवलप कर लिया और जो डेली का काम है उसको शेड्यूलिंग में, टाइम टेबल में करके और साथ में अपनी हॉबी के लिए 1 आध घंटा निकाल लो अगर, तो एक तसल्ली सी हो जाती है कि भैया जी लिया हम। तो ये एक माइंड गेम है, अपने माइंड को ट्रेंड करो, क्योंकि ये चीज़ टेम्परेरी है और जो इसके बदले में आपको उम्मीद है कि ये मिल जाएगा, उसको याद करते रहो, तो वो आपको मोटिवेट रखेगा कि हाँ ये काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं और यहाँ से हमें ये मिलने वाला है, और इतना काम करने के बाद मेरे पास इतना टाइम हो उसमें मैं अपनी पसंद का काम करूँगी। बाकी के जो प्राणी घर में घूम रहे हैं उनका मुंह कैसा बन रहा उसकी तरफ देखना बंद करो और अपने आप में रहना सीखो। कहते हैं अकेले मन नहीं लगता, लेकिन एक बार अकेले रहने की आदत हो जाए ना, तो बड़ा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। फाइनली अपने आप से बात करना, अपने साथ रहना, ज़रूरत ही नहीं होती। और अब तो स्मार्टफ़ोन है, घर बैठे आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो, सोचने की बात है बस।
मैम मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, मैं होम मेकर हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 9th में, छोटी 2nd में है। पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक में कैशियर की पोस्ट पर थी, बट छोटी बेटी के होने के बाद जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने बीएड किया, सीटेट का फर्स्ट पेपर भी क्लियर कर लिया, बट मुझे टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और गैप इतना हो गया कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेन प्रॉब्लम यह है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे शुरू करूँ। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मैम, आपके रिप्लाई का वेट करूँगी। देखो, जो टेक्निकल आपको पेपर क्लियर करने थे ना, वो आपने सारे कर लिए। रही बात टीचिंग की, जब क्लास में पहुंच जाओगे, इतना आपने थोड़ा बहुत जो भी वहाँ सीखा है, जब आप वहाँ पे पहुंचोगे ना, किताबें सामने होंगी और ये सोच के जब बैठोगे कि मुझे पढ़ाना है, टेक्निक अपने आप दिमाग में आ जाएंगी। नहीं तो बहुत हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक क्लियर करना है, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो कि हाउ टू टीच दिस टू फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, वीडियो आ जाएंगी, देख लो और जाके अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर दो बस। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा फिर टीचिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे ससुर जी नहीं है, सास है, 2 प्लॉट है, एक घर है 50 गज का जिसमें मेरे पति, सास, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। देवर भी है बट उसने अपने गांव की लड़की से शादी कर रखी है, तो उसके पास भी 2 बच्चे हैं। गांव में नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ गांव के लड़का लड़की भाई बहन होते हैं। सास ने उनके फुल सपोर्ट करती हैं। सास भैंस रखती है, मेरे पति पूरा काम करते हैं, भैंस की भी ड्यूटी और मेरा सारा घर का काम करती हूँ। बच्चों को भी देखती हूँ, पढ़ती भी हूँ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सास हमारे में रहती है। सेवा पानी मैं करती हूँ बट यहाँ से सारी चीज़ें उनके घर में पहुँचा देती हैं। पति की कमाई भी बाहर जाते देखकर दुख होता है बट पति कभी नहीं बोलते। देवर हिस्सा मांग रहा है पर मेरी सास कोई डिसीजन नहीं ले रही, बट पैसे से देवर को सपोर्ट करती है। मुझसे सास की बिल्कुल नहीं बनती, पर फिर भी मुझे क्यों करना पड़ रहा है सब कुछ जब सब आधा आधा बटेगा। काम को थोड़ा वो कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भैया करने के लिए मैं हूँ, तो एक तो आप मुंह चढ़ के भी कह सकते हो कि माँ जी जब करने के लिए मैं हूँ तो अगर हमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा दे दोगी तो क्या होएगा। या फिर आपका देवर जैसा बाहर रह रहा है, उसके पास एक्सक्यूज़ है ना कि वैसे वो सेवा कर लेता, लेकिन क्योंकि शादी कर रखी है इसलिए वहाँ रह रहा है। तो वो देखो, वो झुकाव तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप आपके सास ससुर जो हैं वो जिस तरफ झुक गए वो उधर ही झुके रहेंगे, उन्हें कोई सीधा नहीं कर सकता। उन्हें कुछ नज़र नहीं आएगा फिर कि दूसरा जो बच्चा छोड़ दिया वो अच्छा है, कितना अच्छा है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस निकम्मे की तरफ या जिस कमेरे की तरफ झुक गए वो झुक गए, ठीक है, तो वहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है कि जो आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, एक तो देखो गाय भैंसों के लिए लगा लो नौकर, और टेक्निकली उसके पैसे जो है ना वो कहीं ना कहीं, अगर देवर यहाँ नहीं रह रहा तो उसे खर्चा भेजना चाहिए फिर अपनी माँ के लिए, थोड़ा बहुत किसी भी रूप में वो अपना फ़र्ज़ अदा करे, है ना। एक तो ये चीज़ आप रख सकते हो, और दूसरा जो प्लॉट वगैरह हैं, ये जो सब ससुर की सास की जो संपत्ति है उसमें से वहाँ जा रहा है कुछ, क्योंकि भाई जैसे भैंस वैंस आपकी सास की हैं, आप कर रहे हो, लेकिन उसका जो सामान आ रहा होगा वो आप लोग भी बरत रहे हो, तो आपको अपने हिस्से का फ़ायदा मिल गया, लेकिन आप काम कर रहे हो, उसको वहाँ फिर फ्री मिल रहा है, तो वो आप सास को रोक नहीं सकते, उस चीज़ का कुछ हो नहीं सकता। बस आप अपनी तसल्ली के लिए काम थोड़ा कम कर सकते हो, उसके लिए ये है कि भैया नौकर लगा लो, मुझसे नहीं हो रहा इतना काम, ये कह सकते हो आप। तो अपने आप जब काम कोई और करेगा, उसके पैसे कोई और दे रहा है, तो फिर वहाँ जाएगा भी तो आपको ज़ोर नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। लेकिन जिस कंडीशन में आप हो मैं समझ सकती हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि करने के लिए सारा कुछ हम, और यहाँ से जोड़ जोड़ के जब भेजा जाता है ना सो कॉल्ड कि भाई उसकी तो मजबूरी है ये करके, तो बहुत गुस्सा आता है, किलस छूटती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है दी, मेरा छोटा बेबी है, मेरे इन लॉज दूसरों के सामने बेबी को रख लेते हैं थोड़ी देर और बाद में कहते हैं आप रख लो, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि हम तो बेबी को रखते हैं, और मैं इस बात से बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, क्या करूँ। दूसरों के सामने भी मत ले रहे, तो जब ले में तो कह दो कि अरे माँ जी रहने दो, आप तो वैसे भी नहीं खिलाती हो, थक जाओगी, ये आपके पास रुकता है नहीं है, परेशान करेगा। अब मान लो गूगली तब हो जाती है कि बच्चा उसके साथ खेल रहा हो जिसके लिए आप मना कर रहे हो, तो आप उनके ऊपर ही कह सकते हो कि अरे रहने दो माँ जी, आप वैसे भी तो नहीं लेते, पूरा पूरा दिन यहीं तो रहता, आप थक जाओगी, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। एक आध बार आप कह के कमेंट कर सकते हो सामने, तो ना पता लग जाएगा कि हाँ भैया ये बहू को समझ में आ रहा है कि हम सामने नाटक करते हैं और पीछे नहीं ले रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं उन्हें सबक सिखाने के लिए आप पीछे भी अपना बच्चा छोड़ के चली जाओगी, उसने भी छोड़ दिया आपने भी छोड़ दिया, इतना तो हम कर नहीं सकते, है ना। तो लेकिन यह है कि जब वो सबके सामने नाटक करें तो उस नाटक का सबके सामने ही भंडा फोड़ कर दो कि नहीं माँ जी आप थक जाओगी, रहने दो, कहाँ लेती हो आप पूरा पूरा दिन, बेकार इस टाइम में मत लो ना, रहने दो, परेशान हो जाओगी। इस तरीके से करके
तब भी मैंने मत नाटक करने दो। और आपकी बात भी सामने पहुंच गई कि वो पूरा दिन नहीं लेती है, आपने सबके बीच में कह दिया और बुरा भी नहीं लगा। ये देखो कितना अजीब केस है। हेलो मैम, मैं दिल्ली रहती हूँ, ससुराल सहारनपुर गांव में है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी नंद की शादी है, मुझे नहीं बुला रहे और मेरी उनकी कुछ कभी ज़्यादा बनी नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया है, मैं कैसे करूँ? मेरा बेटा बिना मर्जी के उन्हीं के पास रहता है कोई लॉजिक? माँ से बननी नहीं है, बेटा वहाँ रख रहे हैं। अब क्या तो माँ करेगी और क्या वो दादी बाबा करेंगे। अब इसमें जब नंद की शादी में आपको बुलाया ही नहीं तो आप कैसे जा रहे हो? लेकिन आप लीगली भैया अपना बच्चा तो लाओ, ऐसी स्थिति में तो वो आपका रहेगा ही नहीं फिर। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है बट आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मेरी हाइट उनसे बहुत कम है, मेरे हेयर अच्छे नहीं है, मैं गोरी नहीं हूँ, मेरे टीथ थोड़े बाहर हैं। आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी क्योंकि मैं किसी को पसंद नहीं आती थी। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने लुक्स की वजह से इनके साथ किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ। इनके दोस्तों की वाइफ की पिक्स मैंने देखी हैं, सभी बहुत सुंदर हैं, मैं शर्म की वजह से कहीं नहीं जाती इनके साथ, स्पेशली इनके ऑफिस की या दोस्तों की पार्टी में। प्लीज़ हेल्प, क्या करूँ? बहुत बुरा लगता है जब ये साथ में चलने के लिए कहते हैं बट मैं कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। तो आप अपने फालतू में आप इतना ज़्यादा सोच रही हो, आपको दिक्कत तब होती, जेन्युइनली होनी चाहिए थी जब आपके हस्बैंड आपको ये जताते कि वो आपको साथ नहीं ले जाना चाहते बिकॉज ऑफ योर लुक्स। लेकिन अगर आपके हस्बैंड खुद कह रहे हैं कि चलो, तो फिर कोई सोचने की बात नहीं है। और रही बात ये कि जी दोस्तों की वाइफ को आपने देखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पार्टी में नहीं जाएंगी तो उन्होंने आपको देखा ही नहीं होगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबने सबको देखा हुआ है, ठीक। और लुक्स का क्या है, हर चीज़ का इलाज है। और असली जो सुंदरता आती है ना, वो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस से आती है। जब आप धीरे धीरे अपने लुक्स पे काम करोगे, लुक्स तो इम्प्रूव हो जाते हैं, मैं इस बात में मानती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ तो जीवंत उदाहरण है इस चीज़ का कि लुक्स आपके हाथ में है, बहुत हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने लुक्स को। और बाकी का सारा काम, मैं ये कहूँगी 70% काम कॉन्फिडेंस करता है, 30% आपकी जो फिजिकल, जो आप बता रहे हो ना, हाइट नहीं है, दांत बाहर है, ये सब दांत क्या है, अंदर नहीं होते। डेंटिस्ट के पास जाओ, कर देगा अंदर। काले गोरे का क्या है, स्किन टोन सबकी होती है, लेकिन कलर का क्या है, आपका जो मतलब चेहरा इकसार होना चाहिए। कहीं से ज़्यादा काला, कहीं से ज़्यादा गोरा, कहीं दाने हो रहे हैं या झाइयाँ हो रही हैं, वो चीज़ें हैं जो आपके लुक्स को ख़राब करती हैं। इट्स नॉट स्किन टोन। ऐसा नहीं है कि सांवले रंग के लोग खूबसूरत नहीं होते। रेखा जी को देखिए, स्मिता पाटिल को याद कीजिए, सांवले रंग की थी ना, कितनी बला की खूबसूरत लगती थी। मतलब मैं तो बचपन में इन्हें ऐसे देखती थी कि वाह। तो ऐसा नहीं है कि रंग या फिर बाल छोटे हैं, हल्के हैं, दुनिया भर के हेयर स्टाइल आते हैं फॉर शॉर्ट हेयर। लोगों के बाल अच्छे लंबे होते हैं, मैनेज नहीं हो रहे इसलिए कटवाते, इतने इतने बाल लेके। देखो ना विदेशी महिलाओं कितनी स्मार्ट वो लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, या हाइट कम है, हाइट के कम वाले आपको इतने सारे सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे जो इतने बढ़िया तरीके से दुनिया भर के ड्रेसिंग वो हैं कि अगर आपकी हाइट कम है तो किस तरीके के कपड़े पहनो। तो लुक्स को आप प्रेजेंटेबल बनने में कोई वो नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत करो हो जाती है। असली चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं, आपका पति है ऐसे कि वो आपको ले जाना चाह रहे हैं, तो बेकार ही आप बिना मतलब की बातों में उलझ के ना, मैं तो ये कहूँगी आप अपना गोल्डन टाइम खराब कर रहे हो। कॉन्फिडेंस बस वही है, एक पत्नी का असली श्रृंगार उसका पति होता है और कुछ नहीं। तो अगर आपके पति आपको साथ ले जाने में नहीं झिझक रहे तो आप खुद को अपने साथ ले जाने में क्यों झिझक रही हो? अपने आप को प्यार करो। और आप जो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है ना, उन लुक्स के जो पॉइंट आपने बताया उन पर काम करो। सब चीज़ सही होने लायक है, वो ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, सब सही हो जाएगा। अब ये सहेलियों का आ गया कि एक दोस्त हैं, हमने एक दूसरे को अपनी पर्सनल डायरी कहते थे, कुछ भी नहीं छुपाते थे। अभी कुछ दिन पहले उसकी एंगेजमेंट हुई, तब से पता नहीं क्यों मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। बात पे ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। एक दिन मैंने पूछा तो कहने लगी कॉल मत किया करो। अब कुछ भी नहीं बताया रीज़न। शादी में उसने घर वालों को बुलाया है मेरे, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बोला, उसने मना किया है। तो बात करने का सवाल नहीं, बट इन सब से बाहर कैसे निकलूँ? निकलोगी लेकिन टाइम लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड।
टाइम लगेगा। बाकी जो रीज़न है ना वो आपको बता नहीं रही, तो एक बार दोबारा सारी चीज़ों को फ्लैशबैक करके देखो कि ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ हो गई। और एक जो दूसरा मेरे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही जो आया है वो ये है कि भैया एंगेजमेंट हो गई, लाइफ पार्टनर मिल गया, तो अब उसको आपकी कहना चाहिए ज़रूरत नहीं है। कल को शादी होगी, ये प्रॉब्लम्स या कुछ और ऐसा लगेगा उसे कि शेयर करना है, शायद आपकी याद आए, लेकिन कुछ भी रीज़न हो सकता है और वो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रही, तो पर्सनल डायरी अब बंद हो गई है। अब आप भी अपनी तरफ से बंद कर दो उसका खाता, और टाइम लगेगा लेकिन आ जाओ वापस लाइफ में। या तो अब नए दोस्त बनाओ, ठीक है, और या फिर बिना दोस्तों के अपने लाइफ पार्टनर में ही अपना दोस्त ढूंढ के खुश रहना सीखो। अब ये एक क्वेश्चन आया है, मैं इसको, फिर ये बहुत लंबा है, मैंने पढ़ लिया, मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि इनके पति जो हैं उनके साथ बॉन्डिंग नहीं है, जबकि जो देवर है वो अपनी पत्नी से अच्छे से बात भी करता है, शेयर भी करता है, उल्टा अपने माँ बाप से कुछ बात नहीं करता। फिर भी सास ससुर देवरानी की कहीं बुराई नहीं करते, इन्हीं की करते हैं। और इनके कहना चाहिए मतलब पति पत्नी में आपस में बॉन्डिंग नहीं है। तो इनको मतलब फील होता है कि क्यों देवरानी को सब कुछ सही सही हो रहा है और मेरे साथ सारी चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं, है ना। देखो कुछ चीज़ें ना किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ अभी जैसी परिस्थिति है वो हमेशा रहेगी, बिल्कुल ऐसी नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद सब बदल जाएगा अगर आपका टाइम ठीक हुआ। कुछ लोग टाइम लेते हैं पत्नी के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करने में जो उनका अपनी फैमिली वालों के साथ होता है ना। और अक्सर जो घर का बड़ा बेटा होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि परिवार का नहीं पूरे ब्रह्मांड का बोझ उसके कंधे पे है। पत्नी भी उसको एक जिम्मेदारी लगती है, कर ली शादी, लेकिन फिर उसको नहीं, वो एक किनारे रख के वो आदर्श बेटा बना घूमता है। ये बहुत सारे घरों में मिल जाएगा ये केस। तो उसमें जो सफ़र करती है वो करती है बड़े बेटे की पत्नी, ठीक है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है और लगातार अपने पति का सपोर्ट करते रहना है जब तक हो सके। जो वो चाह रहे हैं अपने परिवार के लिए करना, आप भी उसमें अपना जितना हो सके करते रहो, अपने आप को बिना बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचाए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके पति के मन में आपके लिए थोड़ी सी जगह बनेगी। अभी जो आपको काम करना है वो मेन अपने पति के साथ बॉन्डिंग पे करना है, यही आपकी प्रॉब्लम भी है। तो जो वो चाहते हैं फ़िलहाल जिस रूप में आपको देखना, कोशिश कीजिए अभी तो फ़िलहाल उसी रूप में आप करो, ताकि धीरे धीरे वो खुलें आपकी तरफ। और जब वो आपको भी परिवार का सदस्य के तौर पे देखने लगेंगे, मानने लगेंगे, उन्हें समझ आएगा कि हाँ ये भी कुछ बात जेन्युइन कह रही है, या ये भी उतना ही भला चाहती है मेरे परिवार का जितना मैं चाह रहा हूँ। जिस दिन उनको ये विश्वास हो जाएगा, उस दिन फिर वो आपके साथ भी वही बॉन्ड शेयर करेंगे जो आज अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको अपनी तरफ से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो कर नहीं रहे। एक आया है, दी प्लीज़ बताना मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं, बच्चे हैं शरारत तो करेंगे फिर भी मैं उन पर गुस्सा हो जाती हूँ, बाद में बुरा लगता है। हर माँ की यही कहानी है, कोई बात नहीं लूप में है, गुस्सा कर लो फिर रो लो, फिर गुस्सा कर लो फिर रो लो। लेकिन हाँ अगर आप पर्पजली गुस्सा रोकने की कोशिश करेंगी तो हो जाता है। जस्ट ऐसा सोच लो मुंह में इलायची दबी हुई है या कोई बटन दबाया हुआ है जिसको आप चबा नहीं सकते, जस्ट चुप हो जाओ, और जो भी कहना है ना वो बड़ी धीमी आवाज़ में कहो, तो गुस्से का जो असर है जो उसका वो है ना वो कम हो जाएगा। तो आप बात कहोगे, गुस्सा होगा, लेकिन ना तो वो आप पे ज़्यादा असर करेगा और ना ही बच्चे पर। ये ट्रिक काम करती है, मैं स्कूल में भी अप्लाई करती हूँ और घर पे भी। और अगर एक बार चिल्लाना शुरू हो जाता है तो फिर लगता है जैसे वो चिल्लाना ना फिर वो ज्वालामुखी की तरह एक के बाद एक के बाद एक चेन रिएक्शन बनता ही जा रहा है। स्कूल में भी यही होता है कि अगर एक बच्चे के ऊपर डांट पड़नी शुरू हुई तो फिर लगता है छोटी छोटी बातों पे सबकी डांट पड़ती जा रही है। और अगर पहले पे कंट्रोल कर लो कि उसने करी भी होगी डांट खाने की बात, तो मैं को टोकूंगी उसे कि क्यों नहीं किया, या होमवर्क नहीं किया, या शैतानी कर रहे हो, या कुछ भी है, लेकिन मैं पर्पजली जो है अपनी आवाज़ धीमे रखूंगी, है ना। कि और कम से कम शब्दों में कि भाई मान लीजिए कि आज मैं होमवर्क नहीं करके लाया या ये होमवर्क नहीं करके लाए, शैतानी की शिकायत आई, क्यों नहीं करके लाए, अगर उसने कुछ जवाब दिया, अब दो रिएक्शन हो सकता है उस पर कि इधर आ जाओ, क्यों नहीं करके लाए, ये वो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, डांटना मारना, है ना। ये चीज़ की मतलब उसे धमकाना कि भैया क्यों नहीं करा। दूसरा क्या है,
नहीं करके लाए हो, चलो अभी पहले अब तुम्हें डबल काम करना है, पहले वो वाला करो और फिर जो मैं अब करा रही हूँ वो करो। इतनी बात कह के ख़त्म कर दी। एक सेंटेंस में बात ख़त्म करनी है और आवाज़ धीमे रखनी है, तो गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है और बात भी पहुंच जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को मतलब पर्पजली, जब गुस्सा आ रहा है ना तो सोच लें कि गुस्सा आ रहा है तो शांत हो जाता है, लेकिन अगर हमारा ध्यान कहीं और है और गुस्सा फिर आ गया, फिर वो उतर जाता है बच्चे के ऊपर। तो थोड़ा सा इसमें हमें माइंडफुलनेस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन आया है कि पति ड्रिंक करते हैं, चिल्लाते हैं, खाना पीना घूमना जो कुछ भी है सब गिनाते हैं कि ये करा ये करा। सास नंद भी काम के टाइम पे याद रखती हैं, खुद ही बता रही हैं कि मेरी कमी ये है कि मैं मना नहीं कर पाती। तो अब आपने अपनी कमी खुद ही बता दी। जो लोग आपको सिर्फ काम के टाइम पे ही याद कर रहे हैं, अच्छा इसे पॉजिटिव नोट पे देखो तो अच्छी बात है, हमें भगवान ने करने वालों बनाया। लेकिन अगर कोई आपको बना रहा है उल्लू, ठीक है ना, आपको मजदूर बना के छोड़ दिया, तो फिर भाई ऐसा सौभाग्य हमें चाहिए नहीं, क्योंकि उस सौभाग्य के चक्कर में हम अपने लिए ना तो टाइम निकाल पाएंगे ना एनर्जी। तो आप अनर्गल मांगों के लिए मना करना सीखो। सबसे पहली चीज़ यही है। जो आपने अपनी कमी पकड़ ली ना कि मेरी कमी ये है कि मैं मना नहीं कर पाती, तो मना करना सीखो। वही काम करो जिसके लिए आप फुल्ली मन से रेडी हो, और जिसके लिए नहीं मन मान रहा मना करो सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ऑफिस पॉलिटिक्स में। अगेन बड़ा है, मैं छोटा करके बताती हूँ कि जब ये इनके ऊपर मतलब काम खूब डाला जाता है, कोई कुछ करना नहीं चाहता, और जब ये मना करती हैं तो मना करने के बाद इनके खिलाफ सीनियर्स को भड़काना, इन पे ब्लेम गेम खेलना, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जॉब ये छोड़ नहीं सकती, और इधर इन्होंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिल रही, इसलिए डिप्रेशन में जा रही हैं। देखो, अगर अब इन्होंने ये लिखा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैनेज नहीं हो पा रहा, आपको मना करना ही होगा। चाहे फिर वो सीनियर्स को बताएं, चाहे फिर वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करें, लेकिन आपको कहना ही होगा कि अगर मैं ये सारे काम करूँगी तो फिर मेरी क्वालिटी ख़राब होगी, फिर मुझे नहीं कहना। अगर आप दूसरा तरीका एक शांति का और बताऊँ, आप अगर जैसे वो सीनियर्स को बता रहे हैं, उससे आपकी जॉब पे अगर फ़र्क पड़ रहा है कि हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, ऐसी कंडीशन अगर है और आप उस चीज़ से बचना चाह रहे हो, आप ये कर सकते हो कि जो भी वर्कलोड वो दे रहे हैं ना, आप ले लो, ठीक। और लेने के बाद उसकी क्वालिटी बिगड़ेगी बिगड़ेगी जब आदमी कर नहीं पा रहा। जितना हो जाए ईजियली, आड़ा टेढ़ा काड़ा मूड़ा आप कर दो, और जब उसके बाद ये हो जाए कि तुम्हारे काम में तो ये कमी निकली, ये कमी निकली, तो कह देना कि आई टोल्ड यू कि वर्कलोड बढ़ रहा है, मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा, मैं तो अपना बेस्ट ही दे रही हूँ, लेकिन एक लिमिट है काम करने की। तब आपके पास एक जवाब होगा। तो आप अभी हल्की टोन में एक बार कानों में डाल दो जो भी आपको काम सौंप रहा है कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, लेकिन चलो मैं कोशिश कर लेती हूँ। यहाँ भी आपकी बात ख़राब नहीं हुई, और आगे जाके आपको काम में बहुत स्ट्रेस लेना नहीं है। ऐसा काम करो बस जितना हो जाए। अगर वो गलत होता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास जवाब है कि भाई मैंने बोला था आपको कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जब आप काम आपके हाथों से बिगड़ने लगेंगे ना एक दो, और जो काम आपका ओरिजिनल है वो बढ़िया रखना, तो अपने आप अगर थोड़ी भी अकल होगी तो वो होगा कि भैया इससे फालतू काम लेना मुश्किल है, ये उतना ही करेगी जिसके लिए रखी गई है। तो आप कहीं ना कहीं बच जाओगे। इस तरीके से दिमाग से खेलो यहाँ पर इस सिचुएशन में। और जो यूट्यूब चैनल का था, तो देखो यहाँ पे कोई सक्सेस का मंत्र तो कुछ है नहीं। हर क्रिएटर बेचारा मेहनत कर रहा है, सब कोई कर रहा है, किसी की मेहनत का फल मिल रहा है, किसी की नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपको सच में है पैशन करने का, तो मेरा जस्टिफाई वाला चैनल था, उससे आप देख के कर सकते हो कि आप यहाँ पे करते रहो अपना काम, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है। कुछ ना मिला तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। फिर लगे रहो, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा डिप्रेस मत हो। जस्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने पे अपना फोकस करो, तो आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। दीदी आप एक टीचर हो तो अच्छे से बता पाओगी। मेरी बेटी फर्स्ट से है केवीएस में, 9 इयर्स की है, 5th में आ जाने वाली है, पर मुझे केवी में ठीक नहीं लगता। स्टडी बहुत लिमिटेड है, स्कूल चेंज करवाओ तो बेटी कैसे कैच करेगी प्राइवेट स्कूल में। पढ़ाई में भी ठीक ही है, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट ना बहुत कम। दिल्ली में रहती हूँ, आप बताओ केवीएस में कंटिन्यू करूँ या नहीं। कर लो यार, क्योंकि इसमें ना कितना भी बढ़ा रहे हैं ये कोर्स वोर्स, एक टाइम के बाद बच्चे का जो नेचुरल टैलेंट है और जो उसका इंटरेस्ट का टॉपिक होगा ना, वो खुद करता है।
हम मतलब नॉर्मल स्कूलों में पढ़े हुए, लेकिन अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, आईक्यू तेज़ है तो कर लेता है। तो इतना ज़्यादा सोचो मत कि कौन से स्कूल में। अब वो मान लो वहाँ जाके ना कर पाई तो भी दिक्कत आएगी आपको। और अगर ये है कि केवल ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा ही सक्सीड होगा, केवी का होगा ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ वो बच्चा सेट हो गया उसको वहाँ पे पढ़ने दो। अगर लगे कि बिल्कुल ही बिलो एवरेज चल रहा है, मार्क्स ही नहीं आ रहा है या उसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तब आपको सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट आता है सुनीता जी, मोबाइल और वीडियोस देखने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उनका असर घर के कामों पर, बच्चों पर और अपनी सेहत पर भी पड़ने लगा है। जो हाउस वाइफ है उनके लिए मुझे कोई वीडियो नहीं मिलती। इस आदत को कैसे सुधारा जाए? हो सके तो आप इस पर एक लंबी वीडियो बनाइए। स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर है वीडियोज़, लेकिन हाउस वाइफ के लिए नहीं। दिस इज़ अ गैप, यू मस्ट ट्राई। देखो, मैंने इस पे ना पहले भी एक बार बात की थी, लेकिन हाँ सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, शायद इस वजह से वो इतना मतलब कैच नहीं कर पाया कोई। लेकिन बात यही है कि अब मैं फिर वही दोहराऊंगी कि फ़ोन की आदत छुड़ाने का अपने लिए, हम अपनी बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी उसमें दिखा रहे हैं ना, जो भी क्रिएटिविटी हो रही है, चाहे वो खाने को लेके है, घर संभालने को लेके है, सजने संवरने को लेके है, कुछ भी है, उसको देख के 1 घंटा आपने देख लिया, 2 घंटा आपने देख लिया, बंद करने के बाद बस एक बार अपने आप से पूछो, एक बार दिमाग में क्लास की तरह दोहराओ कि मैंने क्या देखा। ठीक, उसमें से कुछ तो ऐसा होगा, 20-50 रील जो आपने देखी या 2-4-10 वीडियो आपने देखी, कुछ तो ऐसा होगा जिसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे। ऐसा ढूंढना है और उसको फिर अप्लाई करना है कि चलो ये मैंने देखा, ये बनाती हूँ। जब आप एक बार इस ट्रैक में आ जाओगे ना कि जो भी आपने देखा 1 से 2 घंटे कुछ भी, और उसके बाद आपने उससे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए क्या निकाला और फिर उसको अप्लाई करने बैठ गए, ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्टिव होते चले जाओगे और फ़ोन तब आपका सेवक बन के रहेगा, मालिक नहीं। अभी देखो 125 कमेंट्स में से कुछ के मैंने जवाब, जो फीडबैक थे, सिंपल हार्ट दे के दिया, कुछ का टेक्स्ट में दिया है और बहुत सारों का वीडियो में लिया है। लेकिन इतना लंबा एपिसोड शूट करने के बाद भी अभी इसमें 25-26 कमेंट्स बच गए हैं, जिनमें से कुछ बेहद लंबे हैं। तो पहला रिक्वेस्ट तो मेरे आपसे यही है कि अपने कमेंट को शॉर्ट और क्रिस्प रखिए, ताकि उसको पढ़ने में ही 4-4 जो मिनट जाते हैं वो थोड़ा आसान हो जाए और बात भी समझ में आ जाए। इस तरीके से लिखने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। एक रिक्वेस्ट ये है, और बाकी जो बच गए हैं उनका मैं टेक्स्ट में जवाब दूंगी, लेकिन जो कमेंट वीडियो की शुरुआत में ही आए हैं वो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेंगे, क्योंकि जो लोग तत्परता से वीडियो देख रहे हैं, स्टार्टिंग के घंटों में कमेंट कर रहे हैं, उनका पहले जवाब दूंगी। और जो बिल्कुल अभी 1-1 2-2 घंटे पहले के आए हुए हैं, अगर इस तरीके क्वेश्चन बचते हैं तो उनको फिर मैं टेक्स्ट में रिप्लाई करूँगी। तो आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि 2 बजे वीडियो लाइव होती है, शुरू के 1 से 2 घंटे में आप अपना कमेंट टाइप कर दें तो फॉर श्योर वो अगले एपिसोड में कॉल आउट होगा उसको। ठीक है, तो ये वाला वीडियो में जितना हो सका मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं। भूल चूक के लिए क्षमा करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके मन में कोई विचार आया हो, तो कमेंट ज़रूर करना। फिलहाल के लिए ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगा हो, किसी और के मतलब का लगा हो, तो उसको शेयर कर देना। ब्लॉगिंग चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हो तो लिव लाइफ ईजी पर आ जाना, वहाँ पर मेन ऑडियंस मेरी वहीं पर जुड़ी हुई है। साथ में अगर सजने संवरने का शौक़ है तो जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता वाले शॉपिंग चैनल पे आ जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।